नमस्कार साथियों हमारी ये TT2 की तैयारी की ये चौथी वीडियो है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चंस होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी कि CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 16। पांच पांच प्रश्न प्रतिदिन के हैं, तो आप आज ये 16वां है। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था किस प्रकार की अवस्था है? ऑप्शन ए है सामान्य और शांत अवस्था। ऑप्शन बी बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। सी है केवल सुखद अनुभूतियों की अवस्था। और डी है निष्क्रिय सामाजिकरण की अवस्था। तो साथी क्या है, स्टेनले हॉल जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक थी उनकी कि एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। तो उनने लिखा कि क्या लिखा था, उनने अध्ययन किया कि जो है इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, मतलब संघर्ष की अवस्था कहा जाता है ना। तो इनके अनुसार जो है इस उम्र में किशोरों के जो है भीतर मतलब कई शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक बदलाव आते हैं। तो जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल हो गया, शारीरिक, और फिर मेंटल, मानसिक, और इसके अलावा संवेगात्मक। ठीक है, संवेगात्मक, ये जो है इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक, जिससे वे आंतरिक संघर्ष और विरोध का सामना कर रहे होते हैं। तो अब सामान्य और शांत संख्या, तो सामान्य और शांत अवस्था तो होती नहीं है। ठीक है, बी आया बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था। तो ये बिल्कुल सही सही ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था में सबसे पहले दिखाई देता है ना। तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है साथियों, ये होता है कि ये जो है बच्चे की क्षमता है, होती है, जिसके द्वारा वो समझ पाता है कि चीजें तब भी जो है अस्तित्व में रहती हैं। कोई भी चीज है, उसका अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उसे वो दिखाई न दे, सुनाई न दे, या महसूस नहीं रहा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, अगर किसी बच्चे को हमने टॉफी दी, एक टॉफी दी और दूसरी टॉफी उस बच्चे को हमने दिखाई, और उसके बाद उस टॉफी को हमने थोड़ी देर के लिए छिपा दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चा जो है उस टॉफी को इधर उधर ढूंढेगा। उसे पता है कि जो है टॉफी कहीं ना कहीं है, उसका अस्तित्व कहीं है। ठीक है, जबकि उसे ना तो वो दिखाई दे रही है, ना क्या नाम कहते हैं सुनाई दे रही है, ना वो महसूस हो रही है। तो ये था। और इसके बाद जो है अब हम ऐसा करते हैं साथियों कि जो जीन पियाजे है उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी प्रेरक अवस्था थी ना ये, तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक के लिए होती है। जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो ये क्या हुई, 2 वर्ष तक के लिए। और इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में दिखने लगता है। जो वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे थे ना, ये जो है इसमें दिखने लगता है, यानी कि बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में, 2 इयर्स की अवस्था में समझ जाता है कि कोई चीज कहीं अगर हमने दिखा दी है तो उसका अस्तित्व है, चाहे वो छिपी हुई हो, चाहे वो उसे महसूस न कर पा रहा हो, चाहे उसे उसके कुछ सुनाई ना दे रहा हो। ठीक है, तो ये है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है साथियों, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, तो ये जो है 2 से आगे 7 वर्ष तक होती है। हमने कहा 0 to 2 इयर्स ये हुई, और 2 to 7 इयर्स ये हुई, है ना। और उसके बाद अगर हम करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो मूर्त संक्रियात्मक स्टेज जो होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से लेकर के 11 साल तक होती है, 11 इयर्स तक। और लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ना, तो ये हो जाएगी हमारी 11 साल से आपका लगभग 18 एज मान लो, या ज्यादा मान लो, मतलब एबव हुए 11 साल से ऊपर के लिए होती है। तो फिलहाल हमारा क्या कहा है, वस्तु शास्त्र का गुण जीन पियाजे की किस अवस्था में सबसे पहले दिखाई देता है? तो दिखाई तो सभी जगह देता है, लेकिन सबसे पहली अवस्था 0 to 2 इयर्स है, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें दिखाई देता है, सेंसरोमीटर स्टेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न है साथियों, बालक के शरीर विकास की दिशा सिर से पैर की ओर, हेड टू टो, होना क्या कहलाता है? तो बोल रहा है कि बालक के शारीरिक जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर होता है, ये तो होता है, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो ना, हेड टू
टो होता है, टो, TOE, टो तक होता है। लेकिन ये कहलाता क्या है? देखो, समीप दूरस्थ दिशा है ना। समीप दूरस्थ दिशा, ये क्या हुई कि इस नियम के अनुसार जो होता है बच्चे का विकास शरीर के जो केंद्र है ना, केंद्र मान लो नाभि की से बच्चे की, तो उस केंद्र से जो है शुरू होकर बाहर या दूर दूर तक के अंगों की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले नाभि से वो कहाँ जाएगा? जैसे आपके पेट हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, छाती हो गया, ऐसे करके वो जो है नजदीक से दूर की ओर बढ़ता है उसका शारीरिक विकास। ये होती है हमारी समीप से दूरस्थ दिशा। उसके बाद बी है शिरोपुच्छी दिशा ना। शिरोपुच्छी दिशा साथियों, इसको तोड़ेंगे तो सिर और पूंछ लग भी रहा है ये ना। सिर और पूंछ, इस इसके अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, शारीरिक विकास जो है सिर से लेकर के, सिर से जाता है पैर की ओर, सिर से जाता है पैर की ओर, है ना। तो ये होता है शिरोपुच्छी दिशा। और रेखीय दिशा, तो फिर ये रेखीय दिशा का मतलब तो ये होता है कि विकास हमेशा एक सीधी रेखा में होगा ना। और उसके बाद है हमारा वर्तुलाकार दिशा। तो वर्तुलाकार दिशा में तो बाल विकास का एक, ये जो है ऐसा जो है कि स्पाइरल स्पाइरल शेप में होता है करके ना। तो अब सिर से पैर की ओर हमने बताया, तो हमारा ऑप्शन तो हमें यही मिल गया था, लेकिन बाकी भी देखने थे, इसलिए हमने आगे भी डिस्क्राइब किया उन्हें। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बालक के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाओं के अंतर्गत कौन से उदाहरण आते हैं? है ना। द्वितीयक द्वितीयक संस्थाओं में से मतलब सेकेंडरी, जो आपकी क्या हो गई, इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत कौन से उदाहरण आते हैं? तो जो साथी ऐसा होता है कि बालक के विकास में समाजीकरण की संस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है ना। एक एक है प्राथमिक, एक है प्राथमिक संस्था, और दूसरी है द्वितीयक संस्था। ठीक है, द्वितीयक संस्था मेनली इन दोनों भागों में बांटा गया है। अब प्राथमिक संस्थाएं जो होती है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, तो उसमें क्या होता है, ये समाजीकरण का क्या होता है, पहला चरण होता है, फर्स्ट चरण यही होता है, प्राथमिक अवस्थाएं ना। यहाँ बच्चा जो है सबसे पहले इंटरेक्शन करता है, मतलब इंटरेक्शन अंतः क्रिया करता है, और परिवार, माता पिता और करीबी पड़ोसी सब इसके उसमें आते हैं दायरे में, है ना। और जो द्वितीयक संस्था है या सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं हम, तो जब बच्चा परिवार के दायरे से थोड़ा बाहर निकलता है ना, तो वो समाज, सोसाइटी में जाता है, उनके नियम देखता है, उनके वैल्यूज देखता है, और व्यवहारों को बाहरी दुनिया से सीखता है कि क्या कैसा कहाँ हो रहा है ना। तो इसके अंतर्गत जो है हम क्या कह सकते हैं कि स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, उसके बाद आपकी सोसाइटी आती है ना, सोसाइटी आती है, मीडिया आ गई, और भी कई चीज़ हैं, जो उनके फ्रेंड्स आ गए, ये सब जो है द्वितीयक संस्था में आते हैं, है ना। तो इसलिए जो है क्या हम कह सकते हैं, बाकी जो है केवल माता पिता लिखा है, तो केवल माता पिता तो इसमें आ गए ना, केवल माता पिता इसमें आ गए, और इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं लिखा है। तो अब ऑप्शन हमने देखा कि जो है बालक के समाजीकरण की द्वितीय संस्था कहाँ से शुरू होती है। ये तो प्राथमिक संस्था आ रही है, इसलिए ये तो हुआ नहीं, ये भी प्राथमिक संस्था में आ रहा है, ये हुआ नहीं, इनमें से कोई नहीं कह रहे, ये तो हुआ नहीं। अब रह गया विद्यालय, मीडिया, पीयर ग्रुप और धार्मिक संस्थान, जिसकी हमने बात की थी ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र है ना, कॉग्निटिव डोमेन जो है, का सबसे निचला प्राथमिक और शुरुआती स्तर कौन सा है ना, बेंजामिन ब्लूम के। तो बेंजामिन ब्लूम जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में वर्गीकरण में कुल 6 स्तर दिए थे साथियों ना, 6 स्तर। और सबसे निचले क्रम से जो है उच्च क्रम की ओर जो है वो उनका बढ़ता है, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक। तो 1 से लेकर के 5 से ऐसे करके बढ़ता है। सबसे पहले क्या आता है उसमें, ज्ञान आता है, पहला है ज्ञान। तो ज्ञान क्या कहता है कि सबसे निचला क्रम है इसका, जो 6 क्रम दिए गए उसमें सबसे निचला क्रम है, ठीक है, 6 स्तरों में। इसमें जो है उम्मीद की जाती है, बेंजामिन ब्लूम द्वारा बताया गया था कि सबसे नीचे ज्ञान आया, और उसमें प्राथमिक और शुरुआती स्तर पर जैसे याद रखना, बच्चा याद रख लेता है इसमें, है ना, कि और किसी को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है किसी चीज को,
तो ये जो है ज्ञान के अंदर आता है। और जो दूसरा स्टेप है ज्ञान इसी का, वो है बोध, है ना, बोध। तो इसमें जो है वो बच्चा समझना शुरू कर देता है, जानकारी को समझना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है वो करता है अनुप्रयोग। क्या करता है? अनुप्रयोग। ठीक है साथियों, अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, और सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना शुरू कर देता है। और इसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण, एनालिसिस। तो एनालिसिस करता है जब, तो जानकारी को अलग अलग भागों में वो तोड़कर समझना शुरू कर देता है। और फिर आता है सिंथेसिस यानी संश्लेषण। संश्लेषण आता है साथियों, ठीक है। तो संश्लेषण के दौरान वो अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नया रूप देने लगता है, ठीक। और इसके बाद आता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन ना, मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो सबसे उच्चतम स्तर जो है यही होता है, निर्णय लेना। क्या मतलब किसी के निर्णय लेना, या जो है मतलब आलोचनात्मक आलोचनात्मक परख करना दूसरों का, ये जो है आ जाता है बच्चे के, ये इसके बेंजामिन ब्लूम के 6 स्तरों में जो है मूल्यांकन सबसे लास्ट रहता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि सबसे निचला प्राथमिक और शुरुआती स्तर कौन सा है? निचला, तो निचला हमने कहा, तो देखो अनुप्रयोग नहीं था, ठीक है। विश्लेषण की बात की हमने, मूल्यांकन की बात की, ठीक है। इसके अलावा हमने एक संश्लेषण इसमें है नहीं, ठीक है। और एक बोध इसमें है नहीं, संश्लेषण और बोध तो नहीं दिए हैं, बाकी 4 दिए हैं जिनकी बात हमने की थी। और सबसे छोटा क्या बताया था हमने? ज्ञान। तो ज्ञान इज द राइट आंसर। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो मूल्यांकन हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो फिलहाल सबसे छोटा पूछा है तो जो है बी आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के हैं। पहला प्रश्न है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का, तो ओष्ठ यानी कि होठों से, या कंठोष्ठ, कंठ और होंठ दोनों, कंठ और होंठ दोनों को मिला के कंठोष्ठ बन गया। उसके बाद कंठ तालव्य यानी कि कंठ और तालु स्थान, ठीक है। इन दोनों को मिला करके कंठ तालव्य बन गया। और दंतोष्ठ हो गया आपका दांत और ओष्ठ, होठों को मिला करके जो ये। तो इनमें से कौन सा स्थान कहा जा रहा है? तो साथियों है क्या, ए और आई जो है ये दोनों क्या है, संयुक्त स्वर है। कैसे स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? जो दो दो स्वरों, संयुक्त स्वर माने दो स्वरों से मिलकर के बना होगा। संयुक्त वर्ण माने दो वर्णों से मिलकर के बना होगा। तो ए और आई क्या है, संयुक्त। अब वैसी ये ऑलरेडी स्वर है, तो स्वर है लेकिन कैसे हैं, संयुक्त हैं, दो स्वरों से मिलकर के बने हैं, है ना। तो दो स्वर कौन से हैं? जैसे ए बना है तो ये किससे बना है साथियों? छोटा ई हो गया जैसे, ठीक है। और अ, पहले अ कर लो और उसके बाद छोटा ई, तो इससे मिलकर के ए बन जाएगा हमारा। अगर इसी का वो करते हैं हम आई का, तो आई प्लस बड़ी ई, आई प्लस बड़ी ई बराबर हो गया आई, ठीक है। ये संयुक्त स्वरों से मिलकर बने हैं, आपने देख लिया होगा। तो अब है क्या साथियों, व्याकरण में जो है अ का उच्चारण स्थान किससे आता है? अ जो आता है ना, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। क्या है? कंठ यानी कि गला, थ्रोट जिसे कहते हैं, थ्रोट, THROT, थ्रोट से जो है ये निकलता है हमारा अ। और इसके अलावा हमारा जो अ के साथ ई, छोटा ई जो होता है ना, तो इसका स्थान है तालु। ई कहेंगे तो हम, ये तालु से निकलता है, तालु। अब ए और आई का उच्चारण स्थान, यानी कि ए और आई दोनों एक ही जगह से निकलते होंगे, इसलिए पूछा गया है। तो कंठ और तालु से, आ भी कंठ से निकलता है और बड़ी ई भी तालु से निकलती है। अ भी कंठ से निकलता है, छोटी ई भी तालु से निकलती है। तो कंठ, हमारे पास कंठ कहाँ कहाँ है? बी में कंठ है, कंठ के साथ ओष्ठ है, होंठ। जबकि हम होंठ की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जो है यहाँ पर गलत हो गया ये। अब यहाँ है कंठ, कंठ के साथ है तालव्य, यानी कि कंठ और तालु दोनों है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहा, कितना सुहावना मौसम है। वाक्य में आहा शब्द किस अव्यय का उदाहरण है? देखो, हमने बोला आहा, देखो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर लगा हुआ है साथियों ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसको, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि किस अव्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं हम, क्या है कि ये हमारे पास दिया है संबंध बोधक अव्यय ना, ये दिया है संबंध बोधाव्यय। मतलब हमें उत्तर तो मिल चुका है कि उत्तर कौन सा है साथी? उत्तर है क्या?
विस्मयादिबोधक क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है ना। लेकिन हमें और भी जानने पड़ेंगे कि जो है ये क्या है। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं साथियों? ये जो है संज्ञा और सर्वनाम के संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, जैसे कि अ, अनिल के पास, अनिल के पास। तो इसमें संबंध बोधक जो है अव्यय का प्रयोग हो गया, ठीक है। और दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये जो है दो शब्दों के या वाक्यों को जोड़ते हैं ना। जैसे अ, मैं दुकान गया, गया किंतु, किंतु तुम नहीं आए, किंतु तुम नहीं आए, या ये किंतु सामान नहीं मिला। तो ये क्या हो गया आपका? दो दो शब्दों को जोड़ के समुच्चय बोधक बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं साथियों आपका विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक तो मैंने बता दिया, जो इंटरजेक्शन का जो है क्या होता है, जिन जिन शब्दों में हम कहीं पर खुशी प्रकट करते हैं, खुशी खुशी, ठीक है, और या फिर दुख प्रकट करते हैं, ठीक है, या शोक प्रकट करते हैं ना, या घृणा करते हैं, आश्चर्य करते हैं, ठीक, आश्चर्य करते हैं। तो ये जो है एक तरीके का समझ लीजिए जिनमें रस हमारे जो रस होते हैं वो आ जाते हैं, वो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। तो क्रिया विशेषण अव्यय की क्या बात होती है साथियों कि ये इसकी ये जो है क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बता देते हैं, क्रिया की विशेषता को बता देते हैं, ठीक है। तो अब और साथ में ये ध्यान रखिएगा, ये जो है चिन्ह ये होता है विस्मयादिबोधक अव्यय में, ठीक है साथियों। तो हमारा यहाँ पर उत्तर मिल चुका है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 18 है, कबीर दास की प्रसिद्ध रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है ना। तो किस नाम से जाना जाता है साथी? देखो, पहला दिया गया है पदावली, है ना। पदावली किसकी है, किसके पद हैं? आपने और हमने सभी ने पढ़े हैं, जैसे मीरा के पद हैं, है ना, मीरा के पद। तो पदावली जो है मतलब मीराबाई और जो विद्यापति, इनकी रचनाओं का संग्रह है, ठीक है। मीराबाई और विद्यापति के, तो इनको कहते हैं पदावली। बात आती दूसरी बीजक की। तो बीजक जो है यही है क्या, कबीरदास की मुख्य प्रमाणिक कृति, है ना, बीजक कहा गया उसमें। तो इसके भी तीन भाग है साथियों, तीन भाग है, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और क्या है, रमैनी, रमैनी, है ना। तो अब इसमें साखी में क्या है, साखी में कबीर ने क्या है, सीधे उपदेश दे दिए हैं, ठीक है, दूसरों को बताने के लिए कि मतलब क्या नाम कहते हैं, अपने उपदेश दे दिए हैं, जो उसने जो है मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा, वो सब जो है साखी में आ गए, है ना। साखी माने साक्षी होता है, असल में साक्षी शब्द से लिया गया है संस्कृत के, साखी ना। तो साक्षी माने आपके सामने एविडेंस जो होती है, वो साक्ष्य। तो वो साक्ष्य जो है वही उनका एक्सपीरियंस था, उससे उन्होंने जो है देखा और उपदेश दिए। और वहीं जो शब्द है, बात करते हैं अगर हम शब्द की ना, तो शब्द में उन्होंने क्या किया कि ईश्वर भक्ति के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझाया है, ठीक है। काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ये सब क्या है, शब्द शब्द हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है आपका शब्द जो है वो उनको मतलब गाया भी जा सकता है साथियों, ना। और साखी जो दोहे हैं, दोहे नहीं गाने वाले पद होते हैं। और अ, अब आया जहाँ रमेनी ना, हाँ, तो ये था साथियों रमेनी, रमेनी ना, रमेनी। रमेनी में क्या किया उन्होंने, रमेनी में एक फिलोसोफर बन गए, कौन, कबीरदास जी, एक दार्शनिक बन गए, ठीक है। उन्होंने इसमें अपने दर्शन मतलब फिलोसॉफी जो है बताई है, ठीक है। और दार्शनिक विचारों को
किस में रखा है, रमैनी में। तो समझ गए होंगे इसमें साकी शब्द रमैनी है बीजक में, तीनों को मिला करके बीजक कह दिया जाता है। और वैसे साकी शब्द रमैनी है। सूर सागर में सूर के मतलब सूरदास की जो है प्रसिद्ध रचना है सूर सागर ना, उसमें सूरदास के दोहे हैं। और कबीर ग्रंथावली, अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली स्थिति है। पदावली तो समझ में आता है, मीरा और विद्यापति के, सूर सागर सूरदास के समझ में आता है, लेकिन बीजक भी और कबीर ग्रंथावली दोनों का संबंध कबीर से है, दोनों का संबंध कबीर से है। लेकिन जो कबीर ग्रंथावली है साथियों, ये जो है श्याम सुंदर दास कवि हुआ करते थे, श्याम सुंदर दास, है ना। तो बाबू श्याम सुंदर दास कहा जाता था उन्हें। तो उनके कबीर की रचनाओं का एक उनका आधुनिक संग्रह है ये। कबीर ग्रंथावली क्या है, उनका आधुनिक संग्रह है ना, आधुनिक संग्रह। इसमें थोड़ा एडिटेशन हुआ होगा मेरे ख्याल से, लेकिन जो है कबीर का जो मूल उसका उनका जो संग्रह है वो बीजक है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटक शिक्षण की सबसे प्रभावशाली और व्यवहारिक विधि कौन सी है? तो साथियों देखो, इसमें है क्या कि सबसे प्रभावशाली और व्यवहारिक विधि कौन सी है? शिक्षक द्वारा पूरा नाटक पढ़ना। नाटक पढ़ के तो प्रभावशाली विधि तो नहीं है ये, खाली है ना। और क्या कक्षा अभिनय प्रणाली, रोल प्ले, जिसमें बच्चे पात्र बनते हैं, रोल प्ले बिल्कुल। तो इसके द्वारा बच्चों को हम जो है गंभीरता से उसमें उनमें एहसास करा सकते हैं, और जो है कक्षा के वातावरण पाठ को जीवंत बना सकते हैं, है ना। इसमें इसमें बोलने और सुनने में बच्चों को भावनात्मक समझ के कौशल के साथ साथ उनका जो है संवेगात्मक और भावनात्मक कौशल बढ़ेगा, है ना। बाकी नाटक के कठिन शब्दों को रटाने से क्या होगा, और नाटक को थिएटर में मंचन तो देखा, अगर थिएटर में मंचन देखने से सब कुछ होता तो जो है सबसे बड़ा नाटककार मैं ही होता आज। चलो चलते हैं नए साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में घरेलू कार्य होमवर्क देने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों को घर पर व्यस्त रखना ताकि वे शरारत न करें, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। कक्षा में सीखे गए ज्ञान को विस्तार देना और अधिगम को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान का विस्तार ना, विद्यालय का समय जो होता है क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित समय होता है ना। सीमित समय होता है विद्यालय का, 5-6 घंटे तक खुला रहता है। और गृह कार्य बच्चों को क्या करता है इसमें, अगर बच्चों को होमवर्क दिया गया माना, तो जो है कक्षा में सीखेगी जो भाषा है, व्याकरण है, या शब्दों का व्यवहारिक रूप से अपने परिवेश में उन्हें आजमाने में या विस्तारित करने में मौका मिलता है उसको, ठीक है। उसमें उसमें कर सकता है वो। तो उसको उसके लिए जो है ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जा रहा है। बाकी माता पिता को प्रभावित करना, ये प्रभावित करने के लिए जो है होमवर्क से प्रभावित नहीं हुआ जाता। और कॉपियाँ भरना तो वैसे भी क्यों क्यों कॉपियाँ इतनी ज़्यादा भरनी है ना, पेपरलेस दुनिया जा हो रही है, तो पेज का तो इतना बर्बादी करना बेकार है। तो ऑप्शन हमारा बी सही निकला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न इंग्लिश में है, लैंग्वेज में साथियों। कंप्लीट द सेंटेंस, नीदर रोहित नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट यस्टरडे। न तो रोहित और ना ही उसके साथी कल उपस्थित थे, है ना। तो अब इसमें वॉज आएगा, या वेर आएगा, या आर आएगा, या इज आएगा? साथी क्या आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेर आएगा इसमें, WERE वेर, है ना। ये ऑप्शन बी आएगा। क्यों आएगा देखिए, नीदर रोहित, ना तो रोहित, नॉर हिज फ्रेंड्स, ना ही उसके दोस्त, दोस्त लोग, मतलब ये संख्या जो है एक तो नहीं है। ये समझ लीजिए रोहित, उसके दोस्त, दो दोस्त हो गए, तीन या तीन से ज़्यादा ही हैं वो लोग, है ना। तीन से ज़्यादा हैं तो जो है बहुवचन में है, तो वॉज तो आ नहीं सकता, वेयर आ गया, ठीक है, वेयर आ जाएगा। अब वेयर और आर पर आए हम। आर क्यों नहीं आया, आर भी बहुवचन के लिए होता है, ठीक है। तो प्लूरल के लिए, प्लूरल में जब आर भी आ सकता तो हमने आर की जगह वेयर क्यों चुना, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट यस्टरडे है, हमारे पास क्या था, यस्टरडे ना। तो ये जो है पास्ट टेंस का था, पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर तब आया साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स इन द वर्ड डिसोबे। आपने सुना होगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स साथियों। प्रीफिक्स प्री माने पहले,
फिक्स माने फिक्स्ड आए हुए, तो उनको हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? और सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। तो हम यहाँ उपसर्ग की बात कर रहे हैं ना, उपसर्ग की बात। तो उपसर्ग जो है, वर्ड डिश ओबे में उपसर्ग क्या लगा है कहा जा रहा है? ओबे, ओबे तो प्रत्यय हो गया, ठीक है, सफिक्स हो गया, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। ई वाई, ई वाई तो उसके उससे पहले ये भी प्रत्यय में लग रहा है, पहले तो ये पीछे आ रहा है, पीछे तो ई वाई ये भी कैंसिल हो गया तो ना, ठीक है। और बी ई वाई ये भी पीछे आ रहा है, हालांकि ये तीनों गलत हो गए, तीनों गलत हो गए। और एक बार के मान भी लेते हैं तो, और ई वाई अगर आगे आ गया तो इसका अर्थ कुछ रह नहीं पा रहा है इसका, डिसो, ठीक है, ऐसे करके दोनों का अर्थ नहीं रहा। और फिर डिसो, इनका भी कोई अर्थ नहीं रह जा रहा, उसके बाद डिश ओ, ऐसे करके शब्द बन रहा, तो इसका कोई अर्थ रह नहीं जा रहा। तो हाँ, हमने ये सुना है ओबे, ओबे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ओबे मतलब आदेश का किसी के पालन करना, ओबे कहते हैं। और डिस ओबे हो गया पालन नहीं करना, डिस ओबे, डिस माने नहीं। तो वो क्या उपसर्ग लगा इसमें साथियों? डिस। तो डिश इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेजल वर्ब मीनिंग लुक इनटू, ठीक है, ये जो हमारा वाक्यांश है, इसमें क्रिया जो है इसका अर्थ है लुक इनटू। लुक इनटू का क्या अर्थ है कह रहे हैं, ठीक है। इसमें मतलब टू स्टेयर एट, है ना, टू स्टेयर एट। तो टू स्टेयर एट का मतलब तो हो गया किसी को घूरना साथियों, है ना, घूरना किसी को। और टू इन्वेस्टिगेट मतलब क्या करना? इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। और उसके बाद हम कब बात करते हैं? टू सर्च फॉर, तो ये तो कुछ ढूंढना हो गया, ढूंढना, है ना, सर्च करना। उसके बाद टू अवॉइड, अवॉइड माने बचना, मतलब वो मना करना या बचना कह सकते हैं, मना करना कह सकते हैं। जैसे कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड करता हूँ, माना मैं चाय अवॉइड करता हूँ, चाय किसी का चाय शुगर है मान लो, तो वो टी को अवॉइड करता है, तो ये आ गया अवॉइड करना, है ना। तो अब है क्या इसका मीनिंग बात पूछा जा रहा है लुक इनटू का। तो जो है किसी समस्या स्थिति के बारे में जब सच्चाई जानने के लिए तथ्यों की जांच करते हैं तो उसको हम लुक इनटू कहते हैं साथियों। तो तथ्यों की जांच और आपको जांच पड़ताल एक जैसा दिख रहा होगा ना, तो इसका अर्थ हो गया टू इन्वेस्टिगेट। क्या हो गया? टू इन्वेस्टिगेट। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, what does an author's tone signify in a reading comprehension passage? मतलब जो है एक जो है पठन बोध जो है कॉम्प्रिहेंशन में एक लेखक का जो है टोन, यहाँ पर टोन से मतलब कि दृष्टिकोण जो है क्या दर्शाता है? व्हाट डज एन ऑथर्स टोन सिग्निफाई, तो क्या दर्शाता है? अब क्या दर्शाता है साथियों? पहला आया है आपका द नंबर ऑफ पेजेस इन द टेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्ट में, नंबर ऑफ पेज इन द टेक्स्ट, पार्ट में या पृष्ठ में, या जो टेक्स्ट है उसमें पेजों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, ठीक। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक। उसके बाद दी ऑथर्स एटीट्यूड और इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, तो जो लेखक का रवैया है या विषय वस्तु के प्रति जो है संवेगात्मक भावना को उसके दर्शाता है। बिल्कुल जो वो लिखता है उसके साथ यही सब जुड़ा होता है। बाकी द स्पीड ऑफ द नैरेटिव ना, तो पाठ्य वस्तु की जो गति है वो तो इसमें आता नहीं है। और द साइज ऑफ द फॉन्ट्स यूज्ड, फॉन्ट का जो साइज है ना, उसका आकार, इससे भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। तो इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच मैंने पहले भी बता रखा है वीडियोस में साथियों, अलंकार, इसमें अलंकार छांटना है ना। तो हर हार्ट इज लाइक गोल्ड, उसका दिल सोने के समान है, उसका हृदय, हृदय तो है ना, और कैसा? सोने के समान, सोने के समान ना। हर हार्ट इज गोल्ड आ जाता तो जो है इसका उत्तर अलग हो जाता, उसका दिल सोना है। अभी पूछा है, अभी कहा गया है उसका दिल सोने के समान है, बिकॉज लाइक इज केम इनटू दिस सेंटेंस, ठीक है, केम इन दिस सेंटेंस। तो अब हर हार्ट इज लाइक गोल्ड,
इसमें मेटाफर आएगा? रूपक अलंकार नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि रूपक तो जैसे को तैसा, अगर लाइक हट जाए तो ये रूपक बन जाएगा। ये लाइक को हटा देते हैं, अब ये क्या है, मेटाफर है साथियों, है ना। और अब सिमिली, लाइक आ गया है तो ये बिल्कुल सिमिली बन गया, उपमा अलंकार, है ना। अब बाकी बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन, तो मानवीकरण पहले ही बोला है मैंने। अगर मानवीकरण ये तब आता, हर हार्ट इज लुकिंग हियर एंड दियर, लुकिंग हियर एंड दियर लिख दिया, माना हमने लुकिंग हियर एंड दियर, हियर एंड दियर। तो उसका दिल इधर उधर देख रहा है, लाइक गोल्ड हट गया, हर हार्ट इज लुकिंग हियर एंड देयर, तो दिल भी कहीं देखता है ना। तो दिल नहीं देखता है, तो इसका मतलब जो है वो बात कर दी उसे पर्सोनिफिकेशन, उसका मानवीकरण कर दिया, तब आ जाता है ये। अब आता है ऑक्सीमोरन, है ना। ऑक्सीमोरन तो दो विरोधाभासी जो शब्द होते हैं उनकी बात करता है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया होगा, आई 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 लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड टी, मैं ठंडी चाय पीना पसंद करता हूँ। अब तो ठंडी और चाय, चाय और का मतलब तो ठंडी से होता ही नहीं। चाय सुनते ही आपको गर्म चीज का एहसास होगा ना। अगर मैं कहूँ कि आई आई लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक टू ड्रिंक हॉट सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, या हॉट कोल्ड ड्रिंक कह दे सकते हैं हम, हॉट कोल्ड ड्रिंक, नाम है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और उसे गर्म करके आप पी रहे हैं विदाउट फ्रीज में रखे हुए, तो विरोधाभास यहाँ पर आता है, वही उसी के लिए ऑक्सीमोरन होता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विज्ञान। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? सवाल है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, एक क्या है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथी, ये त्रिपिटक, है ना। और इसके तीन भाग हैं, ठीक। पहला वाला है, पहला भाग में आता है विनय पिटक, विनय पिटक। और इसका दूसरा भाग जो है वो होता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और तीसरा जो भाग होता है साथी इसका, वो होता है आपका अभिधम्म पिटक होता है, अभिधम्म पिटक, पिटक। ठीक है, तीन पिटक है, इसलिए जो है आगे से त्रि लग गया है, ठीक है। त्रि माने तीन और पिटक, ठीक। अब है क्या, जो वो तीन पिटक हैं, इनमें जो पहला पिटक हमने कहा था कि विनय पिटक, वो जो है भिक्षुओं के लिए नियम बना है उसमें। जैसे हम साकी शबद रमैनी की बात कर रहे थे ना वहाँ, कबीरदास के बीजक में, साकी शबद रमैनी की, उसी तरीके से त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में भी तीनों पिटकों में अलग अलग अपनी विशेषता है। पहला पिटक विनय पिटक, उसमें भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत, उपदेश और सिद्धांत है किसके, भगवान बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत, प्रिंसिपल जो है उनके। और उसके बाद जो है तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, उसमें उसमें जो है बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है, कैसा कैसा था, ठीक है, उसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म की व्याख्या। तो ये तो तीनों थे। अब किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उस समय जो लोग पढ़ते थे या बातें करते थे साथियों, वो करते थे पाली भाषा में ना, पाली भाषा में। तो आम जनता की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो उसी भाषा में जो है त्रिपिटक को लिखा गया। तो यहाँ पर संस्कृत गलत हो जाएगा हमारा, प्राकृत गलत हो जाएगा, अपभ्रंश गलत हो जाएगा, पाली भाषा इज द राइट आंसर, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आप लोगों को पता तो है कि कहाँ शुरू किया था। फिलहाल हम बताएं वैसे, क्या नाम कहते हैं, उनने कहाँ शुरू किया था, उससे पहले चलते हैं हम खेड़ा पर ना। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था साथी, ये 1918 में जो है चला था। और इसमें क्या था कि फसल नष्ट होने के कारण जो है ब्रिटिश, फिर फसल नष्ट होने के बावजूद जो है ब्रिटिश सरकार किसानों को से जबरदस्ती टैक्स वसूल कर रही थी, है ना। तो तब जो है इनमें जो है महात्मा गांधी ने ये खेड़ा आंदोलन चलाया था। और उसके बाद आता बारदोली। तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व तो वैसे जो है बीबी पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
श्री वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन जो है गांधी जी ने अपनी पत्रिका जो होती उनकी पत्रिका, उसमें जो है इसका जिक्र किया था। ठीक है, पूरा समर्थन दिया था पत्रिका के माध्यम से बारदोली सत्याग्रह को। तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक। अब अहमदाबाद, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी ये, दरअसल अहमदाबाद मिल हड़ताल थी साथियों, है ना। ये भी 1918 में ही हुई थी। तो क्या हुआ था इसमें कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, बोनस को लेकर। तो गांधी जी के भारत में ये पहली भूख हड़ताल भी थी, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी, वो उसमें उन्होंने भूख हड़ताल कर दी गांधी जी ने। ठीक है, मजबूरन जो है कंपनी को देना पड़ा फिर, और उनके अत्याचार को बंद करना पड़ा, है ना। और अब जो डी आया हमारा चंपारण आंदोलन साथियों। ये चंपारण आंदोलन ही था जो जिसमें जो है महात्मा गांधी ने नील की खेती, है ना, नील की खेती करने वाले, पहले नील की खेती होती थी, तो नील की खेती करने वाले किसानों पर ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के लिए विरोध किया ना। उन तीन कठिया जो ये है, तीन कठिया है ना, तीन कठिया का विरोध किया था इनने। तीन कठिया एक मापन इकाई थी साथियों, माप की इकाई हुआ करती थी, जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना, बैकर, नाली, बीघा, मुट्ठी, इस टाइप से। तो तीन कठिया भी एक इकाई हुआ करती थी नापने की। और 20 ये समझ लो कि एक बीघा जो होता था वो 20 कट्ठे का होता था, 20 कट्ठे का, है ना। तो 20 कट्ठा का, उस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा, यानी कि समझ लो एक बीघा का, एक बीघे में 20 कट्ठा, और उस बीघे में से 3 कट्ठा जो है, ये 3 कट्ठा जो है लोगों को जो है इसमें नील उगाना जरूरी कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। नील। ठीक। अब नील का तुम्हें पता है कि कितना जो है दुष्प्रभाव होते थे नील लगा करके ना। नील के खातिर जैसा पूरा का पूरा खेत बंजर हो जाता था, है ना। तो इसमें जो है गांधी जी ने जो है अपना सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, और उसमें सफल भी हुए चंपारण आंदोलन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो ये व्यवस्था किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने नहीं की थी साथियों। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, है ना। तो कॉर्नवालिस जो है उस समय जो है कहाँ शुरू की थी इसने स्थायी बंदोबस्त? बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद बिहार भी शुरू की थी इसने। बिहार के अलावा इसने उड़ीसा में भी शुरू की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। इसके तहत क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जमींदारों के साथ जो लैंड रिवेन्यू होता था, लैंड रिवेन्यू यानी कि भू राजस्व, तो वो जो है उसकी दर को हमेशा के लिए स्थायी कर दिया गया। मान लो जो है क्या नाम कहते हैं, 12% है, तो वो 12% परमानेंट हो गया उसमें। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो साथियों डाउन, डाउन जो है घास के मैदानों का नाम है ना। तो ये किस देश में पाए जाते हैं कहा जा रहा है? तो अर्जेंटीना। ठीक। तो अर्जेंटीना, तो यहाँ के घास के मैदानों में तो जो अर्जेंटीना के घास के मैदान होते हैं उनको पंपास कहा जाता है, पंपास, है ना, पंपास। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ बुग्याल होते हैं, वैसे ही ये घास के मैदान है, इनको बुग्याल ना कह करके पंपास कहते हैं। भाई इतना ध्यान, इतना रखिएगा आप ना साथियों कि क्या होते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो होता है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड ना। अब हंगरी, बुडापेस्ट है जिसकी राजधानी ना। तो हंगरी के जो घास के मैदान हैं इनको क्या कहा जाता है? पुस्ताज, पुस्ताज कहा जाता है। ठीक है। अब आ गए हम ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमें पता लग गया यहाँ पंपास कहा जाता है, कहाँ? अर्जेंटीना में, है ना। और जो है यहाँ पर जो है वेल्ड कहा जाता है, और यहाँ पुस्ताज कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप उत्तर निकल आया हमारा। पर फिर भी हमें पता है कि क्या कहा जाता है, डाउन कहा जाता है इसे ना, डाउन। ऑस्ट्रेलिया के ये समशीतोष्ण और जो है दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं घास के मैदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पक्षपात ना,
पक्षपात तो 22 जो है, 22 से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो है क्या बायस होता क्या साथियों? बायस जो होता है अनुचित झुकाव होता है, अनुचित झुकाव, या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित, पूर्वाग्रह कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित, उसको हम बायस कहते हैं, ठीक है। पक्षपात कह सकते हैं। तो इसमें जो है केवल एक ही धर्मीय क्षेत्र के उदाहरण देना, ठीक। तो केवल एक ही धर्मीय क्षेत्र के उदाहरण देने से मतलब ये सीधे तौर पर जो है पक्षपात को बढ़ावा देगा, अगर एक ही धर्म की बात करेंगे हम, है ना। और अगर अ, इससे छात्रों में आलोचनात्मक सोच का विकास होगा। किससे? विविध स्रोतों का प्रयोग और सभी समुदायों के योगदान को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने से, ठीक है। और किसी एक दृष्टिकोण की ओर झुकाव रखने में भी बचाव होगा। विविध स्रोत लिखा है ना, विविध स्रोतों का प्रयोग और सभी समुदायों के योगदान को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने से। तो ऑप्शन तो यही सही है उत्तर। और अपनी राजनीतिक राय थोपना, भाई अपनी राजनीतिक राय थोपना तो शिक्षक के लिए वैसे भी अनुचित है, बुरा है ना। अपनी राजनीतिक राय को थोपना और विवादित मुद्दों से बचना। विवादित मुद्दों से बचना कोई सॉल्यूशन नहीं है साथियों, ना। टीचर का विवादित मुद्दों से बचना सॉल्यूशन नहीं। टीचर ने तो इसमें और भी सामने आना चाहिए, बताना चाहिए खुल करके, क्योंकि टीचर है वो, और बच्चों को क्लियर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो टीचर अगर खुद खुद विवादित मुद्दों से बचने लगेंगे तो जो है बच्चे बाद में कहाँ से सामने आ पाएंगे, कहाँ से वो जो है एक योग्य नागरिक बन पाएंगे ना। तो विवादित मुद्दों से बचना कोई क्या है, समाधान नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कई संवेदनशील और विवादित मुद्दे होते हैं। तो एक अच्छे शिक्षक को उनसे बचने के बजाय उन पर निष्पक्ष और स्वस्थ चर्चा बच्चों के बीच करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है निकल आया है ऑप्शन बी, राइट आंसर। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल प्ले विधि किस विषय के शिक्षण के लिए सबसे अधिक व्यवहारिक है? रोल प्ले, तो रोल प्ले शिक्षण विधि में साथियों क्या होता है, छात्र किसी विशिष्ट मतलब चरित्र, ऐतिहासिक व्यक्ति या सामाजिक भूमिका का एक रोल मॉडल बनता है या अभिनय करता है उसका, है ना, अभिनय करता है। तो अब हम बात करते हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र की, तो छात्र ऐतिहासिक पात्रों का अभिनय कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल ना, ऐतिहासिक पात्र हो उसमें अभिनय कर सकते हैं। अगर नागरिक शास्त्र में देखें तो हम वो संसद संसद में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है कि इस विषय के लिए तो रोल प्ले हो सकता है बिल्कुल। केवल सांख्यिकी, केवल सांख्य तो डेटा कलेक्शन से मतलब है, इसका आंकड़ों से मतलब है, डेटा से मतलब है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। खाली इसमें रोल प्ले की आवश्यकता क्या है? केवल मानचित्र कला, केवल मानचित्र कला, तो रोल प्ले क्या करना है इसमें? मानचित्र बनाएगा आदमी, बन जाएगा मानचित्र ना। तो इसमें रोल प्ले की आवश्यकता नहीं है। भौतिक भूगोल की बात करें अगर हम, तो भौतिक भूगोल जो है इसमें तो पृथ्वी के बारे में बताया जाता है, पृथ्वी के स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, ठीक है, वहाँ क्लाइमेट क्या है, और वहाँ जो है क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, इन सबको जो है रोल प्ले के माध्यम से नहीं, बल्कि जो है मॉडल के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से जो है हम समझा सकते हैं साथियों। तो सबसे अच्छा निकला ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सूत्र क्या होना चाहिए? ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो जो एनसीएफ 2005 के जो 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है साथियों, उसमें सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषयों के शिक्षण पर वो लागू होते हैं ना। तो अब वो 5 सिद्धांत हैं क्या? वो 5 सिद्धांत है साथियों, पहला तो कि ज्ञान को आपका कहाँ से जोड़ना, बाहरी दुनिया में, बाहरी जीवन में जोड़ना, ठीक, पहला हो गया। उसका दूसरा हो गया कि रटने की प्रणाली से मुक्ति, रटन मुक्त लिख देते हैं हम सीधे, रटन मुक्त प्रणाली, ठीक है, रटन मुक्त प्रणाली, ये दूसरी भी हो गई। और उसके बाद तीसरा जो है उसमें है पाठ्यचर्या का संवर्धन, ठीक है, करिकुलम संवर्धन, ठीक, करिकुलम का संवर्धन। अब पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या का संवर्धन जो है, इसमें क्या है कि पाठ्यचर्या जो है ना, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे साथियों, ठीक है, बल्कि उसमें बच्चों का ऐसा पाठ्यक्रम बने जिसमें बच्चों का चहुमुखी विकास हो, चहुमुखी विकास हो, ठीक है। तो वो वैसा होना चाहिए। और चौथा जो है लचीली परीक्षा प्रणाली रखी है उन्होंने,
ठीक है, एनसीएफ ने लचीली परीक्षा प्रणाली रखी है। तो प्रणाली जो है लचीली रखी है। और पांचवा जो है हमारा वो है प्रजातांत्रिक पहचान का विकास, और देश को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना। ये हो गया पांचवा। तो ये जो है पांच सिद्धांत जो है एनसीएफ द्वारा रखे गए साथियों। तो हमने जिसमें बात की पहले ए रटने से समझने की ओर, ये है ठीक है, रटने से समझने की ओर, लेकिन रटन मुक्त बात की ना हमने, रटन मुक्त। तो रटना ही क्यों है, समझने के बाद में है, पहले रटना, तो ये गलत हो गया। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल हमने ये बात की थी, है ना। ज्ञान को बाहरी स्कूल से जोड़ने की बात की थी हमने पहले सिद्धांत में जो। ठीक। तो ये आ गया उत्तर। कठिन से सरल की ओर नहीं, बल्कि जो है अ, होना तो ये चाहिए कि कोई चीज़ सिंपल से कठिन की ओर आ जानी चाहिए ना। कठिन, सिंपल से कठिन की ओर, ना कि जो है कठिन से सिंपल की ओर। कठिन समझ आ जाएगा, सिंपल तो वैसे ही आ जाएगा जब आपको कठिन पूरा समझ आ गया है, हार्ड लेवल किस चीज़ का, तो जो है आप तो नीचे तो सब जानते ही है ना। तो सिंपली धीरे बच्चा जो है पहले ए सीखेगा, उसके बाद ए से एप्पल सीखेगा, फिर एप्पल को जो है सेंटेंस में चेंज करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है सरल से कठिन की ओर, और कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए। बाकी केवल परीक्षा केंद्रित होना ये भी गलत है। ठीक है, केवल परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, नित्यानंद स्वामी थे। तो अब है क्या, पूछा गया है निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री साथियों इसमें कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, है ना। 2002 में बनी थी ये। और चुनाव के बाद उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने ये। ठीक। और बाकी जो है क्या नाम कहते हैं, बाद में सबका नाम आया। तो प्रथम की बात हो रही है तो प्रथम में नारायण दत्त तिवारी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आसन बैराज उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, जो रामसर साइट भी है ना। तो अब ये रामसर साइट क्या होता है साथियों, रामसर जो कन्वर्शन जो है एक क्या है, ये पर्यावरण संधि है। पर्यावरण संधि, है ना। पर्यावरण संधि है, जिस पर जो है 1971 में, ना 1971 में ईरान के जो है, ईरान में है ये आपका रामसर, ईरान के रामसर में, उसमें हस्ताक्षर किए गए थे सबके द्वारा, सभी देशों द्वारा। तो ये स्थल जो है वैश्विक संरक्षण और आर्द्र भूमि संसाधनों के लिए सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मतलब वैश्विक संरक्षण, ठीक, और आर्द्र भूमि के लिए। तो इसके अंदर जो है क्या होता है, जैव विविधताएं संरक्षण होती हैं, और पारिस्थितिक संतुलन बनाया हो जाता है, और जो है बाकी वैश्विक नेटवर्क में जो जो होता है वो सब इसके अंदर रखा गया है ना। तो अब आसन बैराज की बात करते हैं हम। अब आसन बैराज जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। पहले तो यह है कि उत्तराखंड से क्या, इंडिया से ही जो है पहला रखा गया है ये रामसर साइट में ना। किसको, आसन बैराज को, किसको, आसन बैराज को। है कहाँ आसन बैराज, सिचुएटेड इन देहरादून। ठीक है, तो देहरादून में स्थित है साथियों। और इसे जो है 2020 में उत्तराखंड की पहली रामसर साइट जो है घोषित किया गया था, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपने सही हो गया, राइट। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, उसकी खाने किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो जादूगोड़ा का आपने नाम सुना होगा। जो जादूगोड़ा के खाने हैं, वो भारत में व्यावसायिक रूप से संचालित होने वाली पहली की कौन सी खदान है, यूरेनियम की साथियों। ठीक है, यूरेनियम की। इस खदान का जो है संचालन कौन करता है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये यूसीआईएल इसके इसके जो है संचालन करती है। ठीक है, झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में है स्थित है। सिंह भूमि कहा जाता है वहां पर, जादूगोड़ा में सिंह भूमि, सिंह भूमि, बीएचयू हमारी सिंह भूमि। तो ऑप्शन हमारा सही आ गया यूरेनियम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइंस में है,
तो साइंस में साथियों सामान्य वयस्क मनुष्यों का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो सामान्य साथियों सामान्य पूछेगा। ब्लड प्रेशर क्या है साथियों? इसका भी 80, 120, 120, 80, दो दिए है ना, दो यूनिट लिखी है। तो जब हमारा जो हार्ट है ये खुला रहता है, ये खुला रहता है, तो इसका मतलब जो है ये अ, अपने पास से जो है खून को आर्टरीज में भेजता है, आर्टरीज में, धमनियों में भेजता है। तो इस दौरान जो है खून की रफ्तार तेज रहती है, स्पीड रहती है, इस दौरान स्पीड रहती है ज्यादा, ज्यादा। और जब ये थोड़ा आराम करता है, सिकुड़ जाता है, तो जो है इसमें क्या होता है, ये आपकी धमनियों में स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है ब्लड की। ठीक है। तो उस वो हमारा कम वाला होता है। अब जनरली क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं साथियों। जो ऊपर का दबाव होता है, जो जिस टाइम हार्ट खुला होता है, तो उस टाइम जो दबाव पड़ता है धमनियों पर, और जिस कारण जो खून जा रहा होता है, उनमें दौड़ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। ठीक है। और ये होता है अधिकतम 120। कितना होना चाहिए? 120। अधिकतम होता नहीं है, 130, 140 भी चला जाता है लोगों का, तभी उनको कहते हैं हाई बीपी है ना। तो ये होना चाहिए नॉर्मली 120। ठीक। और उसके बाद जो है, अगर हम डायस्टोलिक कहते हैं, तो डायस्टोलिक में क्या हो जाता है, वही चीज जो नीचे की संख्या है। अभी तक तो हमने क्या कहता है, सिस्टोलिक था, और इसको कहा हमने डायस्टोलिक, कम वाले को क्या कहा, कम दबाव। जिस टाइम हमारा दिल जो है थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा होता है, धड़कने के बीच धड़कता है जब, तो तब 80 बन जाता है ना। 80 mmHg। एम एम आप जान गए मिलीमीटर, और एच जी क्या होता है? एच जी क्या होता है साथियों? ये होता है हाइड्रोगेड्रम। ठीक है। हाइड्रोगेड्रम होता है। हाइड्रोगेड्रम क्या होता है? हाइड्रोगेड्रम जो है आपके जो पारा है, पारा है ना, मरकरी। मरकरी का जो है लैटिन नेम है। मरकरी क्या है? एक धातु है। और पारा, मरकरी कहो या पारा कहो, जो कि जो है सामान्य ताप में भी लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है। कमरे के अंदर भी वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ऐसी धातु है। तो उसी का ऊपर नीचे जाना ही क्या कहलाता है? एमएमएचजी। ठीक। जैसे बुखार नापते हैं तो उसमें पारा ही आपका बताता है कि कितने डिग्री पर जो है आपका बुखार कितना डिग्री आया है, 120, 102, 103, 104, ना। तो ये जो है ये एमएमएचजी ये हुआ। ठीक। अब सही ऑप्शन इसमें क्या है साथियों? इसमें है 80 to 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर ऑफ, एच जी माने मर्करी। ठीक है। एच जी माने मर्करी, पारा के लिए है। पारा का साइंटिफिक नेम है ये, केमिकल फॉर्मूला कह सकते हैं आप, वो है केमिकल नेम, एच जी। तो ऑप्शन मिल गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घेंघा रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है साथियों? घेंघा रोग, घेंघा रोग आपने देखा होगा कुछ लोगों के, जब गले में जो है यहाँ पर एक एक जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, वो थायराइड ग्रंथि जो है बढ़ जाती है ना, उसके आकार में जो है असामान्य बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसी को कहते हैं हम घेंघा रोग। क्या कहते हैं? घेंघा रोग, गोइटर कहते हैं ना, गोइटर, जिसका नाम गोइटर होता है, तो वो घेंगा रोग होता है। तो उसके उपचार में किस तत्व के आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा नमक हो, टाटा टाटा नमक, इसीलिए आयोडीन खिलाया जाता है। ठीक है। आयोडीन इसीलिए खिलाया जाता है। तो आयोडीन से क्या होता है हमें, ये गॉइटर की बीमारी से बचने का एक उपाय है आयोडीन। तो इसकी आइसोटोप्स का क्या किया जाता है? आयोडीन 131, ये जो है, ये है आयोडीन का जो है आइसोटोप। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर लिंग गुणसूत्र कौन सा है ना? तो जो मेल क्रोमोसोम है वो कौन सा है साथियों? एक्चुअली क्रोमोसोम होते हैं अ, हम्म, एक कोशिका में जो होते हैं साथियों, एक कोशिका में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी जो है मनुष्य में, समझ लीजिए मनुष्य में क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी ना। तो 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं जो
वो जो है मतलब जनरल क्रोमोसोम होते हैं, सामान्य गुणसूत्र होते हैं साथियों, ठीक है। उन्हें क्या ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स। ये तो जो है बाकी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं कि शक्ल कैसी होगी बच्चे की, या जो है हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, ठीक है। मतलब बाकी सामान्य चीज़ें। लेकिन लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जो 23rd हमारा क्रोमोसोम है, 23वां, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो आदमियों में होते हैं साथी, वो होते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। और जो महिलाओं में होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। तो नर लिंग गुणसूत्र कौन सा हो गया हमारा, एक्स और वाई, ठीक है। अब अगर अगर इसमें अगर हम बात करें, हम महिलाओं को जो है अभी भी कुछ पुरानी रूढ़िवादिता है कि जो महिलाएं जिम्मेदार रहती है लड़का और लड़की होने के लिए। तो ऐसा है नहीं साथियों ना। अगर हम एक्स वाई और एक्स एक्स की बात करें, ये जो है पुरुष के गुणसूत्र है और ये एक्स एक्स इधर है, ठीक है। तो इसके पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स है, दोनों एक्स हैं। तो एक्स का मतलब लड़की, ठीक है। एक्स का मतलब लड़की, वाई का माने लड़का। तो लड़का तो जो है, ये तो एक्स ही क्रोमोसोम से निकलेंगे ना फीमेल से। तो मेल से जो है वाई निकलेंगे। तो मेल रिस्पॉन्सिबल रहा कि कोई लड़का होगा या लड़की होगी करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथी। ये आपका हो गया एक्स और वाई। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे जलन होती है ना। तो चींटी के डंक में साथियों, चींटी के डंक में होता है असल में फॉर्मिक अम्ल या मेथोनोइक एसिड जो होता है साथियों ना, ये होता है। ये जब जो है आपका चींटी काटती है ना, तो वो जो है इस अम्ल को जो इसके डंक में होता है, उसको हमारी शरीर की त्वचा के अंदर एंटर करवा देती है, छोड़ देती है, ठीक है। और त्वचा की कोशिकाओं में फिर उसके बाद क्या होता है, जलन होने लगती है, जलन और सूजन भी पैदा हो जाती है, कभी कभी खुजली भी होती है, सूजन खुजली भी होती है ना। हालांकि इतना डेंजरस तो नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जो है आदमी की कोशिका के लिए, त्वचा के लिए तीखा जरूर होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमें उत्तर तो मिल गया है साथियों ना, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोई अम्ल। लेकिन नीचे वालों एसिड की भी बात कर देते हैं। पहले भी की है हमने शायद, ये एसिटिक एसिड बताया था मैंने कि एसिटिक एसिड जो है आपका मुख्य रूप से अ, किसके लिए रहता है, विनेगर में पाया जाता है, किसमें, विनेगर, सिरका, आपने सुना होगा सिरका में पाया जाता है करके। कैसे बनता है इसकी प्रोसेस भी बताई थी। टार्टरिक अम्ल मैंने बताया था कि जो है ये आपके उसमें पाया जाता है, किसमें, इमली में, और अंगूर के रस में जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है, अंगूर और इमली। इसके अलावा अगर लैक्टिक अम्ल कहा, तो लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, दही में होता है ना। दूध और दही, इसी से जब दूध का की शुद्धता नापते हैं तो लैक्टोमीटर सुना होगा आपने, तो लैक्टिक अम्ल से लैक्टोमीटर बनता है, लैक्टोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया उत्तर सही साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 है, परमाणु के तीन मुख्य अपरमाणु कण कौन से हैं, है ना। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, का अपरमाणु कण, इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। छोटे कण, सब माने अब हो गया, परमाणु माने एटॉमिक, एंड कण माने पार्टिकल्स, ठीक। तो अब है क्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों ना, ये है आपका ऐसा, नहीं हो रहा, गोल नहीं हो रहा बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या एक वो है। तो यहाँ बाहरी जगह पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हमारे साथियों, इनको इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, इलेक्ट्रॉन। इनमें ऋण आवेश होता है, कैसा, माइनस आवेश होता है साथियों। और इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं उनमें धन आवेश होता है साथियों, हाँ, धन आवेश। और दोनों को मिला करके इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, न्यूक्लियॉन, ठीक। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और जो पूरा द्रव्यमान होता है, अधिकांश द्रव्यमान ये इसी के अंदर होता है, एटम का, परमाणु का, ठीक। बाकी हिस्सा खाली रहता है बिल्कुल।
और जो इसके चारों ओर ये हम गोला बना रहे हैं, ये वाला, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है साथियों। तो अब है कि परमाणु के तीन मुख्य अपरमाणु कण कौन से हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मैसोन सब गलत है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? तो कौन सा है देखो, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है साथियों? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, ये आपकी एक मतलब सरल कोशिका होती है, सरल। ठीक है। जिसमें जो है साफ साफ केंद्रक जो है और झिल्ली मतलब नहीं होती है ना, नहीं पाए जाते हैं। तो अब इसके जो है उदाहरण मान लो आप, जो बैक्टीरिया हैं क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया, और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है आपका शैवाल जो होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रेप एल्गी। तो ये जो है इन सब के उदाहरण है किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है ना, दो प्रकार की, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें अपना न्यूक्लियस जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, कि झिल्ली स्पष्ट नहीं होती है, तो कम डेवलप होती है, पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होती मानना जा सकता है इसे, उसको कहते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है साथियों, वो पूरी तरीके से डेवलप होती है, पूरी तरीके से विकसित होती है, अपना जो है इसमें जो है पूर्ण विकसित विकसित जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, केंद्रक है ना, वो केंद्रक होता है। उसके अलावा इसमें केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है ना। इसमें सभी प्रकार के जो है वो भी होते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, सेल्स बॉडी जो होती है, अंगक जो होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब जो है इसमें पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं। तो इनको कहते हैं हम आपका यूकैरियोटिक कोशिका। प्लांट सेल में और जीव सेल्स, मतलब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। केवल अंतर इतना होता है, प्लांट सेल में वो होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण हरा दिखते हैं और आकार में बड़े होते हैं। अब बात करते हैं कवक की। कवक जो है, ये जो है क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका का जीव है ना। और अगर जीवाणु हमने बता दिए, क्या नाम कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। अमीबा जो है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन जो है यूकैरियोटिक होती है इसकी कोशिका। प्याज की कोशिका जो होती है, तो ये एक जो है पादप कोशिका है, कैसी है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल है, और पूरी तरह से यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक। तो चलते हैं, ऑप्शन इसका उत्तर है, मिल गया हमें बैक्टीरिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी साथियों? स्मॉल पॉक्स क्या है, अभी आज के साथी तो हमारे जानते नहीं जानते पता नहीं, लेकिन जो है पहले आप देखते होंगे लोगों के चेहरों पे निशान होते थे खत्ते जैसे ना, दाग छोड़ देते थे, उन्हीं को हम कहते थे चेचक। ठीक है, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। वो जिनको ये टीका नहीं लगा होता था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, उसी को होता था, बाकियों को जिसको वैक्सीन लगी होती थी नहीं होता था। तो जो हमारी बात आती है, खोज किसने की साथियों? खोज पहला आया है लुई पास्चर। क्या है? लुई पास्चर। तो इन्होंने जो है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। ठीक है, रेबीज, तो रेबीज कुत्ते को काटने से होता है ना, तो वो और एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी इन्होंने। और इन्होंने जो है उसके बाद पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को भी विकसित किया था। फिर दूसरे आते हैं हमारे एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है, इनने दुनिया के जो है पहले सफल टीके की खोज की थी। पहला सफल टीका एडवर्ड जेनर ने ही किया था खोज। ठीक है। और उसके बाद रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, सेल की, कोशिका की। और उसके बाद आता है हमारा जोनास सार्क। इन्होंने जो है पोलियो के टीके की खोज की थी साथियों, है ना। आज जो है पोलियो मुक्त भारत कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की। बिल्कुल सही, पहला टीका जिसने खोजा था दुनिया का ना, वो थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 38 है।
हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? किस आइसोटोप में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता साथियों? तो किस में नहीं पाया जाता? ये दे रखा है आपका, प्रोटियम में 1s1, ड्यूटेरियम में 2s1, ट्राइटियम में 3s1। ठीक है, तो अब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं भी बताया जा रहा है क्या? इसका सिंपल फॉर्मूला है साथियों। न्यूट्रॉन किस में नहीं पाया जाता, इसका निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ठीक है, तो अब एन जहाँ क्या क्या है, एन है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या। और आपका जो ए है, ए है आपका ये मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। और उसके बाद जो है आपका जेड है ये प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ देखा हमने कि भाई ट्राइटियम में क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो मिल गया हमें, ए माइनस जेड इज इक्वल टू, सॉरी, आपका एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो ए 3 दिख रहा है यहाँ, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ तो 2 आ गए। ठीक, इसका देखते हैं अगर, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1s1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 आ गए। इस आइसोटोप में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 0 आ गई। ठीक है, 0 न्यूट्रॉन हुए। तो 0 न्यूट्रॉन हुए तो ये कौन सा है? प्रोटियम है। तो एक ही है ये जो प्रोटियम, जिसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते साथियों। तो राइट ऑप्शन ए हो गया हमारा। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी एकमात्र धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? अभी बात की थी हमने। तो अगर बात करें तो आप जान तो गए आप, इसे 2-3 सवाल पहले की बात है कौन से थे। लेकिन ये इस हम आगे इन ऑप्शंस पे जाते हैं। पहले बात करते हैं सोडियम पर। तो सोडियम जो है बिल्कुल ऐसा हाईली रिएक्टिव वो है साथी धातु ना, ये बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और पानी के साथ बहुत तेजी से जो है रिएक्शन देती है, जलने लगती है। ये हवा के संपर्क में आने पर भी बिल्कुल तुरंत जलने लगती है। और तो इसको जो है मिट्टी के तेल में डाला जाता है, केरोसिन में ना, ताकि जले नहीं करके केरोसिन ऑयल में डाला जाता है, इसे रखा जाता है। उसके पारा, पारा या मरकरी, मरकरी की बात करें बिल्कुल सही है। ये जो है रूम टेम्परेचर में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस में ना, तो यहाँ पर जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब ब्रोमीन की बात करें साथियों, तो ये कमरे के तापमान पर जो है पाई जाती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, पाई जाती है। और बट ये है क्या, ये ब्रोमीन जो है मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ये, नॉन मेटल, धातु अधातु, अधातु है ये। तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। बाकी गैलियम की बात आई, गैलियम भी जो है कमरे के तापमान पर वैसे तो ठोस रहता है, इसे जो थोड़ा सा हाथ में गर्मी आने पर या थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये क्या हो जाता है, पिघलने लगती है। बट रूम टेम्परेचर पर ठोस में ही रहती है, इसलिए। लेकिन द्रव अवस्था में केवल पारा है। तो ऑप्शन हमारा बी, पारा इज द राइट आंसर। और ये एक हमारी अधातु है, ये भी रहती है लेकिन जो है अधातु है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार या फ्यूज वायर की क्या विशेषता होनी चाहिए साथियों? ठीक है, फ्यूज वायर क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में, फ्यूज पॉइंट जहाँ पर होता है वहां पर लगा होता है। यहाँ से जो है आपके इनपुट आ रहा है और यहाँ आउटपुट जा रहा है। ठीक, तो ये होता है। अब है क्या, जब ये इनपुट से आउटपुट जा रहा होता है और अचानक यहाँ पर कहीं पर आपका दो तार जुड़ गए या ज्यादा इलेक्ट करंट फ्लो होने लग गया, तो ये क्या होता है, ये फ्यूज जो है बीच में से टूट जाता है, बीच से टूट जाता है। तो इसी की बात हो रही है कि उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए साथियों। तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, पहले तो हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए ना। तो मतलब क्या है आपका, ये उच्च प्रतिरोध है ना, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, अत्यधिक करंट बहे। और उच्च प्रतिरोध के कारण तार में अधिक जो है ऊष्मा या हीट जो है उत्पन्न होती है। और निम्न उसका गलनांक होता है, यानी कि जो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होना चाहिए। मतलब कि जाने दे करंट को, ठीक है। और गलनांक उसका कम होना चाहिए कि जैसे ही उसका अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई तो
उसके कारण जो है वो तार टूट जाए। तो ये है। तो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक हमारे पास ये लिखा है साथियों, ऑप्शन बी पॉइंट। उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आज की वीडियो में आज की वीडियो खत्म हो गई जल्दी ही, तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जो है जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।